हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एमपी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस करंट अफेयर की इस क्लास में, जिसमें अपन बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं और जो नए करंट अफेयर्स हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर है अपना, पहला है बेटा, उच्च रक्तचाप व मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए 25-75 पहल शुरू। उच्च ताप और मधुमेह के रोगियों के लिए एक नई पहल है, वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, जारी की गई है, जिसका जो नाम है वो 25/75 है। क्या है ये? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, जो सेंट्रल होम हेल्थ ऑफिस है या इसको मंत्रालय बोलेंगे, ने 18 मई 2023 को भारत में गैर संचारी रोग यानी कि एनसीडी के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से 25/75 पहल शुरू की है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। देखो, रक्तचाप को बोलते हैं बेटा बीपी। रक्तचाप को क्या बोला जाता है? बीपी। तो बीपी वाले जो पेशेंट हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर, और मधुमेह यानी कि शुगर, तो इन पेशेंटों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए, देखो आपने देखा होगा कुछ ये सारी जो बीमारियां हैं वो ज्यादा एज में होती है। जब लोगों की एज बढ़ जाती है तो ये सारी बीमारियां उनमें आ जाती हैं, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए लोग नहीं रहते, लोग समय नहीं निकाल पाते। इसके लिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ये पहल शुरू की है। इसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको ये सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी देखभाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनकी देखभाल है वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो स्वास्थ्य बीपी और जो शुगर के पेशेंट है उनकी देखभाल करने के लिए केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने पहल है वो शुरू की है, जिसका जो नाम रखा गया है वो 25/75 रखा गया है। गैर संचारी रोग बेटा ऐसे रोग होते हैं जो कि फैलते नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैर संचारी, है ना। और ऐसे रोगों को ठीक भी नहीं किया जा सकता, इनको ठीक करने का कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसी औषधि नहीं आती जिनसे इनको ठीक किया जा सके। तो ये गैर संचारी रोग कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अगला है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को 17,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ हार्डवेयर के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17% की CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ स्थिर वृद्धि की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। बजट कितने का है बेटा? तो इसमें जो बजट है वो 17,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। तो हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जैसे आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर है जो कि जापान में बनाए जाते हैं, जर्मनी में बनाए जाते हैं या फिर चाइना में बनाए जाते हैं। तो भारत दूसरे देशों को उनसे खरीदता है, दूसरे देशों से सारी चीजें क्या करता है? परचेस करता है। तो अपन को दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहना पड़े, जितने भी हार्डवेयर होते हैं इनका उत्पादन भारत में ही किया जा सके, उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, प्रोत्साहन योजना 2.0। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो कितना है? 17,000 करोड़ है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस योजना से जुड़ेंगे, इससे लाभ लेंगे, और उनको सरकार सहायता करेगी कि वो देश में ही फैक्ट्रियां स्थापित करें और जो हार्डवेयर है वो अपने देश में ही बनाए। इससे फायदा ही होगा कि अपन को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। और अपने देश में जब चीजें बनेगी तो उनका प्राइस भी, जो मूल्य है वो भी सस्ता होगा। तो इसके लिए जो 17,000 करोड़ का बजट है वो पास किया गया है ताकि ये योजनाएं हो पाए। अथर्व, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद है भारत और बांग्लादेश द्वारा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम है क्या?
तो भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 15 मई 2023 को 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देकर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सके, इसके लिए 50 स्टार्टअप जो एक्सचेंज प्रोग्राम इसको रन किया गया, इसको चालू किया गया है, ताकि इससे जो दोनों देशों के स्टार्टअप है वो एक दूसरे को सहायता कर सके, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर सके और ग्रो हो सके। इसके साथ ही जब दो लोग आपस में काम करते हैं तो उनके बीच जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो भी इससे अच्छे होंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज इनमें से किस देश के साथ साझा किया गया है, किस देश के साथ किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश और भारत के साथ ये स्टार्टअप है वो किया गया है संयुक्त रूप से। ठीक है, देखो ये डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पेपर में एक दो डेट्स आती हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में हुआ है और क्या हुआ है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कर्नाटक के बारे में आपको पता होगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ पे कुछ वर्ष पहले जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। फिर अपने मध्य प्रदेश में जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी जो कांग्रेस है, अपन कांग्रेस कांग्रेस बोलते हैं बेटा, इसका जो पूरा नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने 14 मई 2023 को 136 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। वर्ष 1989 के चुनावों के बाद से कर्नाटक में सीटों और वोट शेयर के आधार पर कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जो जीत कांग्रेस की हुई थी वो 1989 में हुई थी। उसके बाद जो अभी हाल ही में कब 14 मई 2023 को जो वोटिंग का रिजल्ट आया उसमें जो कांग्रेस की जीत हुई है वो सबसे ज्यादा है। कब से? 1989 से। और कितनी सीटें मिली हैं? तो इसको 136 सीटें मिली हैं। 136 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार है वो कहां पे बनी हुई है? वो कर्नाटक में बनी हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को भारत का स्टार्टअप हब भी बोला जाता है, इसको याद कर लेना, स्टार्टअप हब। पहले गुरुग्राम था हरियाणा का, अब हो गया है बेंगलुरु। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो जैसे कि जोमेटो हो गया, शायद स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में जो स्टार्टअप इस समय पे चल रहे हैं उन सभी का जो कार्यालय है या उन सभी का जो ऑफिस है वो सारे बेंगलुरु के स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप हब के नाम से बेंगलुरु को फिलहाल जाना जाता है। इससे पहले बेंगलुरु से पहले जिसकी जो पहचान थी वो गुरुग्राम की थी, हरियाणा का गुरुग्राम। बिल्कुल ठीक है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। यहाँ पे देखो वोट शेयर कुछ देख लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा का वोट शेयर है जैसे कि कांग्रेस को बेटा 2023 में सीटें मिली हैं 136, इससे पहले 2018 में मिली थी सिर्फ 80। परिवर्तन कितनी सीटों का हुआ है? तो 56 सीटों का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वहीं पे बीजेपी की बात करें यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इसको मिली है बेटा 65 सीटें 2023 में और 2018 की बात करें तो 104 सीटों के साथ बीजेपी है वो कर्नाटक में अपनी सरकार उसने बनाई थी। बट इस बार इनका थोड़ा सा सीटों का गणित खराब हो गया और 104 से सीधे कहां पे पहुंच गए? 65 पे पहुंच गए। ठीक है, इनकी सीटों में जो कमी हुई है वो 39 सीटों की कमी हुई है। जेडी के खाते में 19 सीटें गई हैं, पहले पिछली बार इनके खाते में 37 गई थी और अन्य के खाते में 4 है। ठीक है, ये थोड़ा सा सीटों का गणित है कर्नाटक लोकसभा चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए शांति निकेतन अस्थायी सूची में शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं शांति निकेतन फेमस क्यों है। तो आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक स्थान बनाया था जिसका नाम क्या था? एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था बेटा शांति निकेतन। शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन को बेटा यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो फेमस चीजों को अपनी सूची में शामिल करती है। इसके शामिल करने से क्या होता है? तो इसके शामिल करने से जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं,
वो उसके बारे में जान सकते हैं और वहां पे आते हैं, वहां पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो यूनेस्को की अस्थायी, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है बेटा कि जो शांति निकेतन है वो इसकी सूची में रहेगा, क्योंकि अभी इसको अस्थायी सूची में यानी कि टेम्पररी जो सूची है उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने शांति निकेतन को 10 मई 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत में स्थित एक सांस्कृतिक स्थल है जिसकी जो स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय जो गान है, राष्ट्रीय गान है जनगण मनगण अधिनायक, उसके क्या है बेटा, ये उन्हीं ने लिखा था, उसी के रचयिता है। अंजलि सिंह बोले सर करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज दे दीजिए। बिल्कुल बेटा, आपको बहुत जल्दी एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और आज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में जो क्लेट का सिलेबस है बेटा वो डाल दिया गया है, सारा सिलेबस डाल दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा सिलेबस डाल दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एक बार स्टडी मटेरियल का फोल्डर चेक करना बेटा, वहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 19 नहीं बेटा 9 मई है, 9 मई 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी शुरू किया। इस पोषण के साथ शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या है बेटा, बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा भी मिले। तो यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत एक प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम है। देश भर में आंगनबाड़ियों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, ठीक है, पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो एक नया कार्यक्रम, जैसे कि स्कूल चले हम, इस बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे जिनका ये स्लोगन होता था, है ना, 2 बूंद पोलियो की, ऐसा कुछ था, 2 बूंद जिंदगी की। तो बेटा ये सब जो इस स्लोगन है वो इसलिए चलाए जाते हैं ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें और इस योजना के महत्व को समझ सकें। इसी के लिए बेटा इसी में एक नया कार्यक्रम अभी लॉन्च किया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। इसका मतलब है कि बच्चों को पोषण भी जरूरी है और उनकी पढ़ाई भी जरूरी है। तो ये दोनों सुविधाएं वो बच्चों को कहां मिलेंगी, आंगनबाड़ी में मिलेंगी। ठीक है, बच्चों को खाना भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी, ताकि उनका जो बचपन है उसकी देखभाल है वो की जा सके। तो इसके लिए जो महिला बाल विकास मंत्रालय है बेटा, उसके द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है वो की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा राष्ट्रीय बीज निर्माण नवाचार सर्वेक्षण जारी। राष्ट्रीय बीज निर्माण नवाचार सर्वेक्षण है वो जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार इसको NMIS बोलते हैं। ठीक है, 2021-22 5 मई 2023 को जारी किया गया विनिर्माण फर्मों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कर्नाटक कुल मिलाकर सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु है। ठीक है, तो कर्नाटक है वो सबसे अच्छा राज्य है, अभिनव राज्य है। किसके लिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण जारी, विनिर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा विवाद से विश्वास में MSME को राहत योजना की शुरुआत। यानी कि वित्त मंत्रालय ने, व्यय विभाग ने 3 मई 2023 को विवाद से विश्वास में MSME को राहत योजना शुरू की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की है। तो जो वित्त विभाग है बेटा उसने एक नई योजना को लागू किया है। योजना क्या है, तो योजना है हमारी विवाद से विश्वास तक, विवाद से विश्वास में। ठीक है, MSME को राहत योजना की शुरुआत की है। किसने की है, केंद्रीय जो मंत्री है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और इजराइल द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अभी आपको पता होगा बेटा इजराइल पर आक्रमण हो गया था, फिलिस्तीन ने आक्रमण कर दिया था, इनके बीच अभी भी आक्रमण चल रहा है। कुछ समय पहले अभी न्यूज़ों में जो खबर थी वो सुर्खियों में थी कि भारत और इजराइल ने 2 मई 2023 को कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है। देखो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए,
उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसमें एरोस्पेस यानी कि जो हवाई जहाज वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल और कृषि शामिल है। कितनी सारी जो ये फैक्ट्रियां होती हैं इन सभी चीजों की, उनको उनको दोनों देशों के लोग आपस में कर पाए, उनमें उन्हें कुछ राहत मिले, इसके लिए जो ये ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर है वो किए गए हैं। बेटा नोट्स ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, आप स्टडी मटेरियल के फोल्डर में जाके नोट्स को देख सकते हो। आपको बैच में एक स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा जिसमें आप नोट्स है वो देख सकते हो। और बेटा इस बैच की सबसे बड़ी बात यही है कि क्लैट के बेटा सबसे कम फॉर्म डले हुए हैं। ठीक है, और आपने एक बात देखी होगी, अगर बैच में कम बच्चे होते हैं तो बेटा पढ़ाने का भी टीचर का मन नहीं करता है। अगर बैच में बहुत ही कम बच्चे होंगे तो पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो बेटा फिर भी हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, अगर इस बैच में एक बच्चा भी ज्वाइन होता ना तो हम इस एक बच्चे को पढ़ाते। ठीक है, अभी आप जैसे देख सकते हो इस बैच में ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं है, 10 से 12 ही बच्चे इस बैच में ज्वाइन हैं। तो बेटा इस वजह से थोड़ा सा आपकी क्लासेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। बाकी हमने जो प्रॉमिस किया था वो हम आपको पूरा फुलफिल करके देंगे, है ना। और वैसे भी हम इस बैच को बेटा लॉन्च नहीं करने वाले थे। मेरी टीम के लोगों ने बोला कि सर अगर हम इस बैच को लॉन्च करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और हमें इससे कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। बट कुछ बच्चों ने हमसे बोला हुआ था कि सर आप क्लैट का बैच भी लॉन्च करिएगा, तो उन बच्चों की खातिर हमने बैच है वो लॉन्च किया है बेटा। इसमें हम फुल मेहनत कर रहे हैं, बस यही है कि बच्चों की तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स है वो नहीं आ पा रहा है। बाकी बेटा नोट्स डाल दिए गए हैं, मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। POEM-2 का सफल परीक्षण। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस ने 2 मई 2023 को सूचित किया कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM-2 का अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इन स्पेस के तकनीकी निदेशालय निदेशक राजीव ज्योति ने कहा कि 7 पिलोट के साथ POEM-2 विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के लिए कक्षा में परीक्षण कर रहा है। देखो बहुत सारी जैसे गूगल जैसी कंपनियां हो गई और भी बहुत सारी कंपनियां हो गई जो खुद का अपना एक सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में भिजवाती हैं। तो कमर्शियल यूज के लिए जो इसरो है उसने एक अपना सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में स्थापित किया है। जो मान लो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको सैटेलाइट की जरूरत है तो वो उससे संपर्क करके उनको कुछ पैसे देके उस सैटेलाइट का यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो ये POME-3 है, POEM-2 है, इसका अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण है वो कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम की जाती है उसका जो 100वां एपिसोड है वो प्रसारित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 30 अप्रैल 2023 को अपने 100वें एपिसोड के प्रसारण के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत सरकार की आउटरीच कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक बन गया है। जो आउटरीच कार्यक्रम है ना, उसका एक अनिवार्य घटक बन गया है। तो 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है मन की बात, उसके 100वें एपिसोड है, 100 एपिसोड है वो पूरे हो गए हैं। ये कब शुरू हुआ था? तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, पहली बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुन के भेजा था। तो उस समय पे बेटा ये जो एक मिनट, उस समय पे जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है वो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्लैट में पास होने के लिए 50-55 नंबर चाहिए हैं, अगर लाते हो आप तो सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है
नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2023 को सिलवासा शहर में, कहां पे बेटा, सिलवासा शहर में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपको पता होगा बेटा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो आइलैंड है या ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें इसको लॉन्च किया गया है 29 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिलवासा, कौन से शहर में बेटा, सिलवासा शहर में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन है वो किया गया है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एक क्लास का पीपीटी आपको मिल जाएगा, है ना, क्लास के सारे पीपीटी मिल जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईटीसी बनी भारत की 6वीं मूल्यवान कंपनी। आईटीसी क्या है? तो बेटा जो ये सिगरेट बनाती है ना, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, वो आईटीसी है। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड 28 अप्रैल 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों पर देश की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। आईटीसी भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी समूह में से एक है। 5.11 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ आईटीसी ने एचडीएफसी लिमिटेड को पछाड़कर इन्फोसिस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जो आईटीसी है वो भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी यानी कि सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन वाली कंपनी है वो बन गई है। इससे पहले बेटा कौन सी थी? तो इससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड को इसको पीछे कर दिया और ये बन गई है। और इसने इन्फोसिस जो एक आईटी कंपनी है जो लोगों को आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया बेटा, पीछे कर दिया है। ठीक है, तो आईटीसी है, ये कंपनी का जो मुख्यतः व्यवसाय है वो सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें हैं। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी क्या है? तो भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 25 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सूडान में लगभग 4000 भारतीय हैं। 2 मई 2023 तक ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में 3200 से अधिक भारतीयों को निकाल लिया गया है। देखो, जो सूडान में भारतीय फंसे हुए हैं, जो भारतीय वहां पे व्यवसायिक उद्देश्य से गए थे या फिर कुछ काम करने के उद्देश्य से गए थे, वो सूडान में फंस गए, उनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी है वो शुरू किया गया है। पेपर में अगर आता है कि ऑपरेशन कावेरी किसको बचाने के लिए शुरू किया गया है, तो भारतीय नागरिक को। भारतीय नागरिक कहां पे फंसे हुए हैं? तो सूडान में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद है दोस्तों अगला है हमारा करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 91 ट्रांसमीटर। तो प्रधानमंत्री जी ने असम का आंगलोंग जिला करबी के द्वीप में 28 अप्रैल 2023 को 100 वाट की क्षमता के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का वर्चुअली लॉन्च किया। नए ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। देखो, ये एफएम ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? तो एफएम रेडियो सुनने के लिए ट्रांसमीटर्स को लगाया जाता है ताकि सभी लोग अपने घरों में जो एफएम रेडियो को सुन सके। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे वामपंथी उग्रवादी लोग रहते हैं, जो सरकार के साथ, मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ना चाहते, है ना, तो वहां के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। तो वहां के लोग जागरूक बने, उन तक सरकार की सारी योजना पहुंच पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअली यानी कि दिल्ली में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के जो 91 एफएम ट्रांसमीटर है इनका उद्घाटन किया, इनको वर्चुअली लॉन्च किया। ठीक है, ओके। असम में बेटा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। असम कैसा है? नक्सल प्रभावित, आपने सुना होगा नक्सलवादी। इसके बाद दोस्तों अगला है आरबीएनएल को नवरत्न का दर्जा। भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड
RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थिति को नवरत्न केंद्रीय क्षेत्र उद्यम CPSE में अपग्रेड किया। इस अपग्रेड के पहले RVNL को पहले मिनरल CPSE के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जो CPSE उसके रूप में पहले जो RVNL है उसको वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब उसको अपग्रेड करके CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इसमें जोड़ दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को विकास के त्वरित पथ पर लाना है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार आकार वर्ष 2010 में 11 बिलियन होने का, $11 है उसके बिलियन होने का अनुमान है। तो जो रोगियों की बढ़ती संख्या है उसको पूरा करने के लिए जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति है उसको उनको विकास के त्वरित पथ पर लाना, यानी कि उनमें जल्दी विकास करने के लिए जो नीति है उसको बनाया गया, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस नीति को मंजूरी है वो दे दी गई है ताकि जो चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरण है, उपकरण का मतलब मशीन है, उनको बनाया जा सके। देखो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेंगे तो रोगियों की संख्या में भी वृद्धि होगी, तो इसी के लिए सारी चीजें वो की गई हैं। चलो तो इस तरीके से आज अपन ने काफी ज्यादा करंट अफेयर के कम से कम 20 करंट अफेयर को पढ़ लिया है ना। 20 करंट अफेयर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं आज के लिए, और मुझे लगता है आज के लिए 20 करंट अफेयर सफिशिएंट है। अगर अपन ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें वो भूल जाएंगे। तो एक बार घर में इन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद जब अगली क्लास में आएंगे तो उससे आगे के जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ेंगे। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तो देखो आप जो नोट्स, एमसीक्यूज, नोट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा आपके स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में डाली गई हैं। स्टडी मटेरियल, ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में सारी चीजें डाल दी गई हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। और बेटा क्लेट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि क्लेट में जो सिलेबस आना है उसको आप घर पे भी पढ़ सकते हो। मतलब अगर हम आपको मटेरियल दे देंगे तो आप घर में भी आराम से सारे चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हो। बाकी क्लास में भी मैं आपको काफी सारी चीजें वो समझाऊंगा। इसके बाद अपन कुछ दिनों तक अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और फिर अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे, है ना। तो ये सारे चीजें आपके स्टडी मटेरियल के फोल्डर में डाल दी गई हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। और बेटा ये हिंदी और इंग्लिश, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हम हिंदी के हैं, हम इंग्लिश के हैं, तो दोनों मीडियम के लिए सारी चीजें वो प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सर आज के लाइव क्लास के नोट्स कब तक मिल जाएंगे? बेटा बस आपको अभी जस्ट क्लास जैसी खत्म होगी तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसी अभी क्लास खत्म होगी आपको तुरंत मिल जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुरंत अभी डलवाता हूं, ठीक है। मैक्सिमम कितने लोगों ने फॉर्म है वो भरा होगा? चलिए आज थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ लेते हैं।